Hello guys, my name is Ajay and today I am going to start with the topic of high level reasoning 3. In this case हम जो बेसिकली क्वेश्चंस कंसिडर करने वाले हैं वो होंगे सर्कुलर टेबल एंड स्क्वायर टेबल के ऊपर. ओके, अब हमने बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट में क्या किया था, सर्कुलर टेबल स्क्वायर टेबल सिर्फ और सिर्फ पर्सनस बैठे हैं, हमने उनको सॉल्व किया था. इस केस में क्या आएगा, देयर विल बी एन एक्स्ट्रा वेरिएबल विद दैट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. सबसे पहले क्वेश्चन में समझते हैं उसने क्वेश्चन में बोला क्या है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. वो कहता है 6 डेलीगेट्स हैं पी क्यू आर एस टी एंड यू फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं एंड दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. सर्कुलर टेबल पे कितने पर्सन्स बैठे हैं, 6. अब सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना, उसने ये बोला है दैट दे आर फेसिंग द सेंटर. तो इस केस में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे. ओके, सर्कुलर टेबल बनाया 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 बंदे बैठे हैं. नाउ ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर. अगर सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो क्या होएगा, राइट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ओके, अब ये ध्यान रखना, अगर किसी स्टूडेंट ने बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास नहीं लगाई, मेक श्योर यू शुड अटेंड द क्लास बिफोर अटेंडिंग दिस क्लास, बिकॉज बेसिक समझ आ जाएगा तो क्वेश्चंस इजी रहेंगे. ओके, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. वो कहता है टी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंडियन डेलीगेट दैट इज एस. डेलीगेट फ्रॉम यूके इज सिटिंग बिटवीन यूएसए एंड चाइना. आफ्टर दैट डेलीगेट फ्रॉम यूएसए एंड आर फ्रॉम फ्रांस आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर. Indian delegate is not sitting with opposite to delegate from UK. Q, who is not immediate neighbor of R, is not from UK, sorry USA, and sixth country is Russia. तो मैं पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं दूसरी से कर सकता हूँ, मैं तीसरी से कर सकता हूँ. चॉइस आपकी है. थर्ड और सेकंड में रिलेशन बन रहा है तो थर्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट करना थोड़ा ज़्यादा बेटर होएगा. वो कहता है डेलीगेट फ्रॉम USA and R from France are opposite to each other. Okay, but in the second case उसने क्या बोला है कि यूके वाला जो है वो यूएसए और चाइना के बीच में है. तो अगर इस केस में ये यूके वाला है तो ये चाइना वाला होना चाहिए. अब पॉइंट ये था यूएसए यूके चाइना, ऐसे भी तो हो सकता था. तो मेरे को एक और केस बनाना पड़ेगा. उसमें क्या होएगा, I'll draw here. Okay, all are facing inside. टेबल की तरफ देख रहे हैं सारे के सारे. इस केस में मैंने इसको यूएसए वाला रखा था. यूके वाला कौन हो जाएगा, ये. एंड चाइना वाला कौन हो जाएगा, ये. एंड उसके सामने कौन था, आर, जो कि कहाँ से था, फ्रांस से. ओके, इतना क्लियर होता है. अब पॉइंट ये है, अभी तक दोनों केसेस वैलिड है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने बोला था टी जो है वो एस के इमीडिएट लेफ्ट पे, एंड एस कहाँ से है, इंडिया से, इंडियन डेलीगेट है. एंड उसने ये भी बोला था कि इंडियन डेलीगेट जो है वो यूके के सामने नहीं हो सकता. मतलब यूके के सामने वाला इंडियन नहीं हो सकता, तो इंडिया ये हो जाएगा. यूके के सामने इंडिया नहीं आ सकता तो इंडिया ये वाला हो जाएगा. ओके, इंडियन डेलीगेट कौन था, एस. एस के इमीडिएट लेफ्ट पे किसने आना था, टी ने. राइट. सिक्स्थ कंट्री कौन सी थी, रशिया. तो इस केस में रशिया से कौन है, टी. एंड इस केस में रशिया से कौन है, मेरे को नहीं पता. ओके, अब उसने बोला था Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R. मतलब Q ये दोनों नहीं हो सकता. इज नॉट फ्रॉम USA, तो Q कौन होएगा, यूके वाला. सिमिलरली Q ये हो नहीं सकता USA वाला, हाँ नहीं, तो कौन होएगा, यूके वाला. गॉट इट.
अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कर ली, सेकंड स्टेटमेंट हमने कर ली, थर्ड स्टेटमेंट भी हमने कर ली, फोर्थ भी कर ली, Q इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, ये भी कर ली। तो इस केस में ये वाला क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व नहीं होगा आई थिंक। उसने बोला था द पीपल वर P, Q, R, S, T एंड U। तो P ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, U दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इस केस में मेरे पास कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। गॉट द पॉइंट। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जहाँ पे दोनों के दोनों केसेस वैलिड होते हैं, उस केस में वो कुछ ना कुछ कंडीशनल क्वेश्चन दे देगा। ओके, अब वो बोल सकता है इफ़ यू इज़ फ्रॉम चाइना, हु इज़ फ्रॉम रशिया, लाइक दैट, कुछ ऐसा। इफ़ पी इज़ फ्रॉम USA, लाइक दैट, कुछ ऐसे। ठीक है, कंडीशनल क्वेश्चंस दे सकता है उस केस में। दैट इज़ फॉलोड बाय आई थिंक 4 क्वेश्चंस। आप उनको ट्राई कर सकते हो, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी इस केस में। ओके, क्वेश्चन ईजी होते हैं, बट आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को हैंडल आराम से करना है। एंड मेक श्योर जब भी सर्कुलर टेबल की बात होती है ना, उस केस में अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, उसको क्रॉस स्टिक्स से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो क्रॉस स्टिक्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाते हैं, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑन योर स्क्रीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है फिर, अब इस केस में 8 बंदे हैं, J, K, L, M, N, O, P एंड R सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। फेसिंग इनसाइड है अगेन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरेंजमेंट वुड बी लाइक दिस। 6 थे, अब इस केस में 8 है, तो 2 हम इधर ऐड कर देंगे। ओके, ना दिस केस उसने बोला है हर किसी का डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी ईयर ऑफ बर्थ है, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करके देखो। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, मैंने स्टार्टिंग से 2 केसेस बना लिए। अब ज़रूरी नहीं कि 2 केसेस यूज़ हों। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था मेरे पास 2 केसेस बने थे, तो अगर मैं स्टार्टिंग पे ही 2 केसेस बनाता हूँ तो मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता, अगर बाय चांस क्वेश्चन आगे मूव ना करे तो। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कहता है M इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ K, L इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ J, L and J were born before 1980. After that, P is not an immediate neighbor of N. Only the one who is born in 1984 is sitting exactly between J and K. अब इसको मैं पहले दोनों स्टेटमेंट्स के साथ रिलेट कर सकता हूँ आराम से, राइट। आफ्टर दैट वो कहता है N who is the eldest is not an immediate neighbor of J or M. R is older than only M. R सिर्फ और सिर्फ M से बड़ा है। ओके, आफ्टर दैट R is sitting second to the left of P. J is younger than L. K was born before O. तो अब इस केस में फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट्स को मैं रिलेट कर सकता हूँ, जिसमें उसने बोला था 1984 वाला जो है वो J एंड K के बीच में बैठा है। ध्यान से समझना, ये 1984, एक केस में मैं इसको J कर देता हूँ, एक केस में मैं इसको K कर देता हूँ। उसने बोला था J एंड K के बीच में बैठा है, ये बोल रहा है ना। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, वैसा वैसा, K इधर J इधर, ये 1984 वाला, राइट।
अब समझते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या बोला था। फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने बोला था m इज सेटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ k, k 1 2, ये कौन होना चाहिए, m होना चाहिए। केस गया, क्योंकि k के सेकंड टू द राइट पे कौन होना चाहिए, m, तो ये केस वैलिड नहीं है, राइट। अब अगर आप पेंसिल यूज़ करोगे तो आप इसको इरेज कर सकते हो, केस काटना नहीं पड़ेगा। पेन यूज़ करोगे तो देयर इज़ नो चॉइस। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में सेकंड में वो कहता है L इज सेटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ J, J 1 2 3, ये कौन होना चाहिए, L होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। L एंड J दोनों कब बॉर्न है, 1980 से पहले, मतलब या तो 1971 होना चाहिए या 1975 होना चाहिए या 1979 होना चाहिए। कौन कौन, L एंड J, राइट। बट उसने पता क्या बोला हुआ था एक स्टेटमेंट में, N जो है वो एल्डेस्ट है। अब अगर N सबसे बड़ा है तो N कब बॉर्न है, 1971, तो ये गया, मतलब क्लैरिटी आ गई L J का, इन दोनों में से कोई बर्थ ईयर है, राइट। अब उसने बोला था J जो है वो L से यंगर है, J जो है वो L से छोटा है, मतलब J का बर्थ ईयर क्या है, 1979, एंड L का कितना है, 1975। लिख दो इधर, J का कितना है, 1979, एंड L का कितना है, 1975। K की अभी मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, राइट। ओके, अब उसने बोला था R जो है वो सिर्फ और सिर्फ M से बड़ा है, दैट मीन्स M सबसे छोटा होना चाहिए, तो उसका बर्थ ईयर कितना है, 1990। R सिर्फ M से बड़ा है तो R का बर्थ ईयर कितना होएगा, जो 1990 से पहले वाला है, दैट इज 1985, राइट। श्योर। अब देखते हैं हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज़ कर ली। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट यूज़ कर ली, उसने बोला था M इज सेटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ K, L इज सेटिंग सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ J, L एंड J वर बॉर्न बिफोर 1980, P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ N। क्या मेरे पास N आया, अभी नहीं आया, ओके। वो भी मैंने कर लिया, 1984 वाला जो है वो J एंड K के बीच में बैठा है। N जो है वो सबसे बड़ा है, बट वो J एंड M के साथ नहीं बैठा हुआ। N जो है वो जब सबसे बड़ा है, ना तो वो J के साथ है ना तो वो M के साथ है, तो N किधर आना चाहिए, यहाँ पे। उसका बर्थ ईयर कितना है, 1971। गॉट इट। अब उसने अभी बोला था कि P जो है वो N के साथ नहीं आएगा, तो P किधर आएगा फिर, द पर्सन हु इज बॉर्न इन 1984, राइट। आफ्टर दैट मेरे पास K वॉज बोर्न बिफोर O वाली रह गई है, K जो है वो O से पहले जन्मा है, ओके। एक तो चीज़ ये रहेगी, आई थिंक कुछ और भी होएगा जिसको मैं यूज़ कर पाऊँगा। R जो है वो 1985 है, इसको भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ओके। R इज सेटिंग सेकेंड टू द राइट लेफ्ट ऑफ P, P तो ये R हो जाएगा। अब बचा कौन है, J K L M N O बच गया। K वॉज बॉर्न बिफोर O, R का मेरे को पता है 1985 है। अब देखते हैं बर्थ ईयर बचे कौन कौन से हैं, दो ही बचे हैं। 71 75 79 हो चुका है, 84 85 भी हो चुका है, 81 और 80 बच गया, मतलब 1980 एंड 1981 किन दोनों का है, इन दोनों का। उसने बोला था ना K जो है वो O से पहले बॉर्न है, मतलब K का कितना है 1980 एंड O का कितना है 1981, ओके। अब इस केस में मैंने क्या किया, मैंने पर्सन्स को अंदर लिख दिया, दैट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। बाहर भी लिख सकते थे, मैंने अंदर लिख दिया, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक चीज़ का ध्यान दो, मेरे को सेकंड केस बनाना पड़ा था, बट उसके बाद मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके।
तो ऐसे वाले क्वेश्चंस स्टूडेंट्स देख के सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते। ओके, ध्यान से देखो, ट्राई द क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं। ओके, हरी अप, आई थिंक देयर आर 3 क्वेश्चंस, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है अगेन 6 मीटिंग है 6 पर्सन्स की, उसमें वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। ओके, तो ये तो बनाया हुआ है मैंने, तो इसी में देख लेते हैं, ज़रूरी नया बनाना है। ओके, अब इस केस में वो कहता है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं। स्पोर्ट्स, अब फिर से गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके देखो, ट्राई करके देखो एक बारी। ओके, अब इस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट वो कहता है आर जो है वो टेनिस खेलता है एंड वो पी के सामने है, जो कि पी है जो वो 2 प्लेसेस लेफ्ट पे है उस पर्सन के जो हॉकी खेलता है। ओके, क्यू एंड यू जो है वो जितनी दूर बैठ सके उतनी दूर बैठे हैं। अब जितनी दूर बैठ सके का मतलब क्या होता है, दोनों ऑपोजिट हैं। ओके, फादेस्ट जब होता है ना कि फादेस्ट एज पॉसिबल, उसका मतलब क्या है, वो ऑपोजिट बैठे हैं। ओके, द पर्सन हु प्लेज क्रिकेट इज सिटिंग नेक्स्ट टू टी, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, नेबर, याद रखना। हु डज नॉट प्ले फुटबॉल, टी फुटबॉल नहीं खेलता। चेस प्लेयर जो है वो क्यू के इमीडिएट राइट पे है एंड उनमें से एक पर्सन क्या है, बॉक्सर है। इसको ट्राई करके देखते हैं, चलो। मैं एक ही केस ले रहा हूँ, अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं सेकंड बना लूंगा, बट मेक श्योर आप दोनों 2 केसेस पहले बना लेना। ओके, अब इसमें उसने बोला था आर हु प्लेज टेनिस, आर हु प्लेज टेनिस is sitting opposite to P, who is sitting second to the left of person who plays hockey। अब second to the left है, right इधर जाता है, तो हॉकी वाला कहाँ पे हो गया, यहाँ पे, क्योंकि उसने क्या बोला है, P जो है वो कहाँ पे है, हॉकी के second to the left। तो 1 2 क्लियर है। आगे देखते हैं, Q जो है वो U से जितनी दूर हो सके उतनी दूर है, मतलब यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ दिया हो तो, बट उनमें से कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता। ओके, दोनों में से कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता। जो क्रिकेट खेलता है वो टी का नेबर है, जो कि फुटबॉल नहीं खेलता। चेस प्लेयर जो है वो क्यू के इमीडिएट राइट पे है, एक पर्सन बॉक्सर है। मेरे को केस बनाना ही पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी चॉइस। 1 2 3 4 5 and 6। अब इस केस में मैंने इसको आर रखा था, क्या खेलता है, टेनिस। ये पी था एंड हॉकी वाला कौन था, ये। अब उसने बोला था क्यू और यू जितनी दूर हो सके उतनी दूर है, मतलब क्यू या यू में से ये कोई है, सिमिलरली ये, अदरवाइज क्यू यू या फिर यू क्यू। ओके, अब उसने बोल रहा है कि उनमें से कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता, मतलब ये क्रिकेट नहीं हो सकता, इस दोनों में ये दोनों क्रिकेट नहीं हो सकते, तो क्रिकेट या तो ये होएगा या तो ये होएगा। ओके, अब उसने बोला था द पर्सन हु प्लेज क्रिकेट इज सिटिंग नेक्स्ट टू टी हु डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब अगर ये टी है तो ना तो ये क्रिकेट हो सकता है ना तो ये क्रिकेट हो सकता है, तो इस केस में टी की तो एक ही पॉसिबिलिटी है ये, एंड टी के साथ वाला प्लेयर क्या होना चाहिए, जो कि क्रिकेट खेलता है, राइट। टी फुटबॉल नहीं खेलता, अब ये ध्यान रखना है आपने। ओके, सिमिलरली उस केस में उसने बोला था कि टी का नेबर जो है वो क्रिकेट खेलना चाहिए, मतलब ये टी तो हो नहीं सकता क्योंकि एक नेबर टेनिस खेल रहा है, दूसरा क्रिकेट खेल नहीं सकता, तो ये पक्का टी होएगा एंड पी पक्का क्रिकेट खेलेगा। गॉट द पॉइंट। आगे देखते हैं
उसने बोला है क्यू के इमीडिएट राइट पे कौन आएगा, चेस प्लेयर। अब देखते हैं, अगर ये क्यू होता, क्या ये चेस था? नो, मतलब ये कौन है? दिस मस्ट बी यू। अब अगर ये क्यू है, क्या ये चेस है? नो, ये केस वैलिड नहीं है। अब अगर ये क्यू है, क्या उसके राइट पे चेस प्लेयर आ रहा है? नो, तो ये पर्सन कौन होना चाहिए? यू। अब ध्यान से देखो, अगर ये क्यू है, उसके इमीडिएट राइट पे चेस प्लेयर है? यस। पी क्यू आर बचा है एस, एस के खेलता है हॉकी। अब इस केस में उसने बोला है एक बंदा बॉक्सर है, बॉक्सर या तो यू है या तो क्यू है, फुटबॉल बच गया, वो भी या यू खेलेगा या क्यू खेलेगा। तो इस केस में मेरे पास ये क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ओके, ये क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व नहीं होने वाला। अभी देखने में काफ़ी इजी लग रहा था, छोटा भी लग रहा था, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था एज कम्पेयर टू द अदर टू क्वेश्चन जो हमने भी किए थे। ओके, क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, उनको ट्राई करके देखो, 3 to 4 क्वेश्चंस आई थिंक, तो उनको ध्यान से ट्राई करके देखो एंड विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन को पढ़ो, गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई, हरी अप। अब जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो, इस केस में ही इज टॉकिंग अबाउट अ सर्कुलर टेबल, सॉरी स्क्वायर टेबल, सॉरी इंस्टेड ऑफ अ सर्कुलर टेबल वो किसकी बात कर रहा है? इज टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर टेबल। अब जब वो स्क्वायर टेबल की बात करता है ना, स्क्वायर टेबल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना जब 2 पर्सन एक साइड पे बैठे हों। इस केस में उसने क्या बोला है? देयर आर 8 फ्रेंड्स, नाम दिए हुए हैं, दे लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड दे आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 2 on each side facing the center। अब देखो, कुछ ऐसे। अब इनसाइड देख रहे हैं, टेबल की तरफ देख रहे हैं, तो राइट ऐसे जाएगा। एरोस बनानी है बनाओ, नहीं बनानी दैट इज योर चॉइस। ओके, अब समझना। अब जैसे कि हमने बेसिक सेटिंग अरेंजमेंट में किया था, अगर मैं कहता हूँ J इज टू द राइट ऑफ K, तो क्या होएगा? या तो K के राइट पे J इकट्ठे बैठेंगे वो, या K के राइट पे J वो अलग अलग बैठेंगे। बट पॉइंट ये है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। मैंने उसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, अगर आपको वो पॉइंट याद होएगा ना, तो आप इस क्वेश्चन में वो पॉइंट बड़े आराम से समझ जाओगे। सॉरी, ओके, अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। वो कहता है L is sitting third to the right of K, K likes cricket. R is sitting second to the left of P, P is not an immediate neighbor of L or K. After that, one who likes archery is an immediate neighbor of P. 3 people sit between K and the person who likes football. After that, K, L and also their immediate neighbors do not like diving. Only one person sits between the person who likes diving and him. The person who likes pool and hockey are immediate neighbors to each other. L likes neither hockey nor pool. Only one person sits between J and the person who likes badminton. J does not like diving or pool and does not like diving. क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे ऑपोजिट की बात हुई? No. In this case, the best statement is 3 persons sit between K and the person who likes football. अब समझना, K अगर यहाँ पे है
राइट का ध्यान रखना। 1 2 3 ये फुटबॉल, 1 2 3 ये फुटबॉल, दोनों केसेस में फुटबॉल यही आएगा। तो मतलब ये वो पर्सन है जो कि क्या लाइक करता है, फुटबॉल। अब पॉइंट ये है कि इधर भी तो हो सकता था, है ना? तो क्या होएगा, एक केस में के इधर रखा, उस केस में 1 2 3 ये फुटबॉल होना चाहिए पर्सन जो फुटबॉल लाइक करता है, राइट? अब एक चीज़ ना ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। इसमें वो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहता है के लाइक्स क्रिकेट एंड एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। ये के 1 2 3 ये एल होना चाहिए एक केस में, एंड दूसरे केस में के 1 2 3 ये कौन होना चाहिए, एल। के क्या लाइक करता है, क्रिकेट। अब ध्यान से समझना, अगर उसने इस क्वेश्चन में बोला होता दैट के एंड एल आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ये वाला केस वैलिड था, ये वाला केस वैलिड नहीं था। क्या इस केस में उसने कोई ऑपोजिट वाली स्टेटमेंट दी हुई है? नहीं दी हुई। तो इस केस में ना आप चाहे इस वाले केस से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लो, चाहे इस वाले केस से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लो, आपको दोनों केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रिमेंबर, जब भी उसने कुछ ऑपोजिट नहीं दिया होता तो दोनों के दोनों केसेस सेम तरीके से सॉल्व होते हैं। जैसे के राइट पे पी है, पी के राइट पे आर है, दूसरे केस में भी सेम होएगा, सिर्फ ऑपोजिट का फ़र्क होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर वो ऑपोजिट पूछ ले तो उसका आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपको दोनों के दोनों केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बनाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ज़्यादा। ओके, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो मैं या राइट वाला केस इरेज कर देता हूँ या लेफ्ट वाला कर देता हूँ, रिमेंबर दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, याद रखना ये चीज़। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। उसने बोला था आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। आई डोंट नो वेयर इज आर, राइट? P is not an immediate neighbor of L. ओके, ना तो P इधर आएगा, ना इधर आएगा, ना इधर आएगा, और ना ही इधर आएगा। ओके, विद दैट P के सेकंड टू द लेफ्ट पे और होना चाहिए R। मतलब या तो ये P है या तो ये P है, बट अगर ये P होता तो 1 2 ये R होना चाहिए था। तो P कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, एंड R कौन है, जो कि फुटबॉल लाइक करता है। ओके, बिकॉज P के सेकेंड टू द लेफ्ट पे किसने आना है, R ने। अगर ये P होता तो ये R पॉसिबल नहीं था। ओके, याद रखना। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने ध्यान रखने हैं। ओके, आफ्टर दैट वो कहता है जो आश्री लाइक करता है वो P का नेबर है। मतलब आश्री या तो ये लाइक करेगा या तो ये लाइक करेगा। अभी मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। 3 people sit between K, वो मैंने कर ली है। अब वो कहता है K, L एंड देयर इमीडिएट नेबर्स डू नॉट लाइक डाइविंग। ना डाइविंग ये है, ना तो ये है, ना ही ये है। मतलब डाइविंग या तो P लाइक करेगा या तो ये, इन दोनों में से कोई, राइट? बट वो कहता है डाइविंग और M के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। बट अगर P डाइविंग लाइक करता है 1, ना तो ये M है ना तो ये M है, मतलब डाइविंग कौन लाइक करता है, पक्का ये। M ये हो नहीं सकता तो M ये हो जाएगा, राइट? P के नेबर ने R3 भी लाइक करनी है। उसने बोला था ना द वन हु लाइक्स R3 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। ये तो हो नहीं सकता, तो R3 कौन लाइक करता है, M। गॉट द पॉइंट। अब हमने फर्स्ट कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ तक हमने कर ली है। 8 स्टेटमेंट में कहता है द पर्सन हु लाइक्स पूल एंड हॉकी आर इमीडिएट नेबर्स। तो एक ही केस बनेगा, ये वाला या ये वाला, सॉरी ये या ये, इधर तो हो नहीं सकते इकट्ठे। आफ्टर दैट L लाइक्स नीदर हॉकी नॉर पूल। बैडमिंटन और J के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, एंड J जो है वो डाइविंग या पूल लाइक नहीं करता। मतलब J यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब J इन दोनों में से कोई है। अब ध्यान से देखो, अगर ये J होता तो ये बैडमिंटन, ये तो बैडमिंटन नहीं है, केस पॉसिबल है। बट अगर ये J है, ना तो ये बैडमिंटन हो सकता है ना तो ये बैडमिंटन हो सकता है, तो पक्का J कौन है, ये। एंड बैडमिंटन कौन लाइक करता है, L।
ध्यान से समझो, दोबारा समझा रहा हूँ। अगर मैं जे को यहाँ पे रखता एक स्पेस छोड़ के, ये तो क्रिकेट लाइक करता है तो ये बैडमिंटन लाइक कर नहीं सकता। सिमिलरली ये फुटबॉल लाइक करता है तो ये भी बैडमिंटन लाइक नहीं कर सकता था। तो उसने बोला था जे एंड वन हु लाइक्स बैडमिंटन, उनके बीच में एक पर्सन होना चाहिए। तो यही केस सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। राइट, आगे देखते हैं। अब 2 पर्सन बच गए हैं, जे के बच गया एक बच गया एन। लास्ट में उसने बोला है एन ने डाइविंग लाइक नहीं करनी, तो ये एन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, के। ओके, अब पूल और हॉकी इकट्ठे आने थे। जे पूल लाइक नहीं करता तो जे क्या लाइक करेगा, हॉकी। एंड पूल कौन लाइक करेगा, दैट इज एन। बच गया है आई थिंक गोल्फ। तो गोल्फ कौन लाइक करता है, पी। एंड मेरा केस बन गया। अब आपने पता क्या करना है, इसी क्वेश्चन को ना के को जे की जगह पे रख के सॉल्व करके देखना, जो मैंने दूसरा केस बनाया था। सी द डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। नाउ इट इज फॉलोड बाय आई थिंक 3 क्वेश्चंस, तो उनको ट्राई करके देख सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑन योर स्क्रीन, गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई, रीड इट थॉरोली, एंड उसके बाद ट्राई करने की कोशिश करो। हरी अप। ओके, सो अब इन दिस क्वेश्चन वो कहता है 8 पर्सन्स हैं, P Q R S T U V and W. They are sitting around a square table facing the center. There is one person along the sides, along each side, and one person each of the corners. मतलब 4 कॉर्नर्स पे बैठे हैं, 4 साइड्स में बैठे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2 ऑन ईच साइड था। अब इस क्वेश्चन में क्या होना है, ध्यान से देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या होना है, इस क्वेश्चन में इट वुड बी लाइक दिस। वन 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कुछ ऐसा। ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, अब पॉइंट ये है, अगेन आई रिकमेंड 2 केसेस सीधे बना लो। ओके, अब वो कहता है पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स धोनी। अब उसने बोला है जो साइड्स पे बैठे हैं वो बॉलर्स को लाइक करते हैं। बॉलर्स कौन से हैं, बोवी, शमी, जडेजा एंड बुमराह। जो कॉर्नर्स पे हैं वो बैट्समैन लाइक करते हैं, शर्मा, कोहली, धवन एंड धोनी। अब पहले केस में मैं कॉर्नर्स स्टार्ट कर सकता हूँ कि जो धोनी लाइक करता है उसके थर्ड टू द लेफ्ट पे कौन है, पी। तो मैं इसे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूँ। टी लाइक्स बुमराह एंड सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ यू हु डज नॉट लाइक धोनी। ओके, आई कैन यूज दिस वन एज वेल। पी सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स भूवी, सॉरी, मतलब वी भी बॉलर को लाइक करेगा क्योंकि वो भुवनेश्वर कुमार के सामने है। मतलब दिस, अगर ये बॉलर है तो ये भी बॉलर होना चाहिए, ऑपोजिट तभी बैठेंगे, वैसे तो बैठ नहीं सकते। S sits to the immediate left of Q. The one who likes Shami sits immediate right of the one who likes Dhawan. V is an immediate neighbor of the one who likes Kohli. W sit second to the right of R. Now in this question I have to draw some cases. पढ़ के समझ आ रही है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, अब इस केस में वो कहता है, मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा। P sits third to the left of the one who likes धोनी। मतलब अगर ये पर्सन धोनी को लाइक करता है तो 1 2 3 ये कौन आएगा, पी। ओके,
अब सेकंड में उसने बोला था टी बुमराह को लाइक करता है, सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ यू, जिसने किसको लाइक करना है, बुमराह को। बट यू जो है वो धोनी को लाइक नहीं करता। पंगा ये आ गया, यू टी, ये तो पॉसिबल नहीं है, यू टी। तो पहला केस कौन सा होएगा, यू इधर टी, जो कि किसको लाइक करता है, बुमराह को। अभी केस यहाँ पे भी हो सकता है, तो आई हैव टू ड्रॉ 2 केसेस। तो दूसरे केस में क्या होएगा, वन 2 3 4 5 6 7 and 8, okay। नाउ इन दिस केस देखो, ये तो पी रहेगा, ये द पर्सन लाइक्स धोनी। यू के इमीडिएट राइट पे किसने आना है, टी ने, जो कि किसको लाइक करता है, बुमराह को। तो मेरे पास ऐसे कोई 2 केसेस हो गए। अब उसने नेक्स्ट में बोला है कि वी जो है वो उसके सामने है जो भुवी को लाइक करता है। अब देखो, ये तो वी हो नहीं सकता, ये भी वी नहीं हो सकता, तो वी होएगा। एंड उसके सामने कौन है, जो कि भुवी को लाइक करता है। सिमिलरली इसमें भी सेम, क्योंकि भुवी जो है ही इज अ बॉलर एंड वो मिडल में आना चाहिए, यहाँ पे हो नहीं सकता, तो ये केस बनता है, इसके अलावा कुछ और केस नहीं बन सकता। ओके, एस सेट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू आ चुका है, नहीं आया। पॉइंट ये है, ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इधर भी कुछ भी हो सकता है। आई डोंट हैव एनी क्लैरिटी अबाउट इट टिल नाउ। अब वो कहता है जो शमी को लाइक करता है वो धवन को लाइक करने वाले के बिल्कुल राइट पे बैठा है। अब देखो, धवन या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। अगर ये धवन होता तो ये शमी पॉसिबल नहीं है, तो पर्सन हु लाइक्स धवन इज दिस। एंड उसके बिल्कुल राइट पे कौन आएगा, जो पर्सन शामी को लाइक करता है। ठीक है, क्योंकि कॉर्नर्स के केस में या तो ये शामी हो सकता था या तो ये शामी हो सकता था। ये धोनी है तो ये शामी पॉसिबल नहीं, बिकॉज शामी ने धवन के इमीडिएट राइट पे आना है, तो दैट इज आवर केस। अब इन दिस केस इधर देखते हैं, धवन कॉर्नर पे आएगा, ये धवन है तो ये शामी नहीं हो सकता, तो इस केस में धवन शामी। कॉमन रख देता हूँ, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस वन इज धवन, राइट। अब बैट्स बॉलर एक ही बच गया शायद, जडेजा, तो वी लाइक्स जडेजा। ओके, नाउ बैट्समैन बच गए हैं शर्मा एंड कोहली। वो कहता है वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक्स कोहली। वी मतलब ये कोहली होना चाहिए, एंड ये वाला केस वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, वी किसके साथ आना चाहिए, जो कोहली को लाइक करता है। ऊपर वाला केस वैलिड हो गया, नीचे वाला केस वैलिड ही नहीं हुआ, बिकॉज वी के साथ कौन है, धवन एंड धोनी। तो नीचे वाला केस वैलिड नहीं था, तो मैंने उसको काट दिया। ओके, नाउ बच गया शामा। शामा किधर आ जाएगा, I think it is Rohit. Sharma. Okay. W is second to the right of R. W is second to the right of R मतलब R dash W. तो it can be this, it can be this. But मैंने एक स्टेटमेंट छोड़ी थी, उसने बोला था S sit on the immediate left of Q. कुछ ऐसा, मतलब QS या फिर QS। आई थिंक ऐसा कुछ स्टेटमेंट दी होगी इस केस में।
The one who likes Shami is immediate right of the one who likes Dhawan. S sits. ओके, केस बना के देख लेते हैं. अगर मैं R और W को यहाँ पे रखता हूँ तो S और Q तो इकट्ठे आ नहीं सकते. तो S कौन होएगा जो शामी को लाइक करता है, Q कौन होएगा जो धोनी को लाइक करता है. R के राइट पे W ने आना है, तो ये वाला केस वैलिड हो जाएगा. अब अगर मैं R डैश W रखता तो S और Q इकट्ठे आ नहीं सकते थे, तो ये वाला केस वैलिड है. आई मेक श्योर इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक यू कैन आस्क मी. ठीक है, बाई चांस मेरे से कोई मिस्टेक होगी हो इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में. ओके, क्लियर विद द पॉइंट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. अब लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ऑन योर स्क्रीन. इस केस में ही इज टॉकिंग अबाउट 7 पर्सन सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई. इट इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, तो ध्यान से करना. ओके Okay guys, so the last question that we have for today is, इसमें वो कह रहा है that there are 7 persons A to G and they are sitting around a circular table facing the center. But with that वो कहता है that their seat numbers are as a prime number between 4 and 30. तो 4 से लेके 30 तक प्राइम नंबर्स होने चाहिए एंड कोई भी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इकट्ठे नहीं आ सकते. मतलब अगर 5 और 7 की बात करूँ तो 5 और 7 इकट्ठा नहीं आना चाहिए. ओके, सबसे पहली चीज़ ये है दैट इज क्वेश्चन में मेरे को सर्कुलर टेबल बनाना है जिसपे 7 पर्सन होंगे. रिमेंबर दिस पॉइंट, वेन एवर देयर आर ऑड नंबर ऑफ पीपल ऑन अ सर्कुलर टेबल नो वन विल फेस ईच अदर. मतलब जैसे मर्जी बना सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये ध्यान रखना कोई किसी को फेस ना करे. ओके, दैट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर यू टू सॉल्व. ओके, तो कुछ ऐसा बना लेते हैं लाइक लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कुछ भी लाइक दैट. ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ. अगेन मैं दूसरा केस नहीं बना रहा, बट ट्राई करो खुद एक बार दूसरा केस बना के इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो बाय पॉजिंग द वीडियो है. ओके, एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट वो कहता है the difference between seat number of B and D is 8. सबसे पहले मैं प्राइम नंबर्स लिख लेता हूँ. 4 से 30 तक जाना है, तो 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29. ठीक है, प्राइम नंबर्स आ गए. बट उसने कंडीशन बोली हुई स्टेटमेंट नंबर 4 में दैट 13 कोई भी सीट नंबर नहीं है. ओके, 13 क्या, 13 उड़ा देते हैं, तो मेरे पास 7 ही सीट्स हो गई, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, नाउ डिफरेंस देखते हैं. 5 के साथ अगर किसी चीज़ का डिफरेंस 8 होता तो वो 13 होनी चाहिए थी, पॉसिबल नहीं है. 7 के साथ भी पॉसिबल नहीं है. 11 और 19 का पॉसिबल है, 17 का भी नहीं है, 23 का भी नहीं है, 29 का भी नहीं है. तो इस केस में मेरे पास एक केस बनता है कि बी और डी का जो सीट नंबर है वो 11 या 19 होना चाहिए. नेक्स्ट में वो कह देते हैं कि बी का जो सीट नंबर है वो डी से ज़्यादा है. दैट मीन्स बी का सीट नंबर कितना है 19 एंड डी का कितना है 11. ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. एंड लोएस्ट जो सीट नंबर है वो हाईएस्ट के थर्ड टू द राइट पे है. मतलब 29 1 2 एंड थर्ड स्पेस पे कौन होना चाहिए 5. नो सीट नंबर इज 13, वो लिख लिया हमने, कर लिया यूज़. एफ का सीट नंबर 7 है एंड वो फोर्थ टू द राइट है किसके, जी के. अभी कुछ यूज़ नहीं करूँगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. डी एंड ए इमीडिएट नेबर्स है एंड जिसका थर्ड हाईएस्ट सीट नंबर है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ए है. अब आई कैन यूज़ दिस स्टेटमेंट. अब ध्यान से समझना, वो कहता है द वन हु सीट नंबर इज थर्ड हाईएस्ट कौन सा है 19 इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए. तो दैट मीन्स अगर ये ए है 1 2, यहाँ पे कौन होना चाहिए बी, बिकॉज बी का सीट नंबर कितना है थर्ड हाईएस्ट, दैट इज 90. अब उसने बोला था डी एंड ए नेबर्स होने चाहिए, तो डी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है. तो आई विल ड्रॉ वन मोर केस ताकि मैं क्वेश्चन को मूव करवा सकूं. कुछ ऐसे, ये ए है, उसके थर्ड टू द राइट पे बी है जिसका सीट नंबर कितना है थर्ड हाईएस्ट, दैट इज 19. अब इस केस में मैं डी को इधर रख लेता हूँ,
इस केस में मैं डी को इधर रख लेता हूँ, ओके, बिकॉज डी इज अ नेबर ऑफ ए, तो मैं इधर रख दिया, ओके। ना वो कहता है सी का जो सीट नंबर है वो ई से ज़्यादा है, बट ई का सीट नंबर लोएस्ट नहीं है, 5 नहीं है, ओके। ना मैं देखूंगा मेरे पास कौन कौन से स्टेटमेंट्स रहती हैं। उसने बोला था एफ का सीट नंबर कितना है 7, एंड वो 4th टू द राइट पे किसके है, जी के। देखते हैं, इफ दिस वन इज जी, 1 2 3 4 एफ पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 एफ पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 एफ पॉसिबल नहीं है। इफ दिस वन इज जी, 1 2 3 4 एफ पॉसिबल है, तो ये एफ हो जाएगा। इसका सीट नंबर कितना है 7, एंड ये कौन हो जाएगा, जी। इधर देखते हैं, जी 1 2 3 4 एफ हो सकता है, जी 1 2 3 4 एफ नहीं हो सकता, जी 1 2 3 4 एफ पॉसिबल है। अब पंगा ये है, इसमें 2 केसेस बन गए, तो बना लेते हैं, जी 1 2 3 4 दिस वन इज एफ, जिसका कितना है 7। अब पॉइंट ये है डी का 11 था, अब 7 और 11 इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये वाला केस वैलिड नहीं होएगा। उसने बोला था ना नो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर एडजेसेंट, तो केस कौन सा बनेगा, जी 1 2 3 4, दिस इज एफ, इसका सीट नंबर कितना है 7, ओके। एवरीबॉडी क्लियर विद मी, ओके। नाउ फर्स्ट यूज़ कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड कर ली, फोर्थ कर ली, फिफ्थ भी कर ली, सिक्स्थ भी कर ली, एक स्टेटमेंट रहेगी, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट मैंने नहीं की। उसने बोला था हाईएस्ट के थर्ड टू द राइट पे किसने आना है, लोएस्ट ने। तो 29 1 2 3 5, 29 1 2 3 5 पॉसिबल, नो, 5 और 7 इकट्ठे नहीं आने। 29 1 2 3 4, थर्ड टू द राइट था, फोर्थ टू द राइट था, थर्ड टू द राइट, सॉरी। 29 1 2 3 नॉट पॉसिबल, 29 1 2 3 नॉट पॉसिबल, 29 1 2 3 नॉट पॉसिबल, 29 1 2 3 पॉसिबल। तो इस केस में अगर इसका 29 है तो 1 2 थर्ड प्लेस पे कौन आएगा, जिसका 5 होएगा, ओके। क्लियर है, 2 ही पर्सन बचते हैं, सी एंड डी। ई का लोएस्ट नहीं है, तो सी का लोएस्ट होना चाहिए इस केस में, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसने बोला था सी का जो सीट नंबर है वो ई से ज़्यादा होना चाहिए, एंड ई का 5 हो नहीं सकता। अब इस केस में की पॉसिबिलिटी, या तो ई का 5 होएगा या तो ई का सी से ज़्यादा होएगा, तो ये वाला केस वैलिड नहीं हो सकता। क्लियर है एवरीबॉडी, श्योर हो? अब ऊपर वाले केस में आ जाते हैं, नीचे वाला केस इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 29 1 2 3 5 नहीं पॉसिबल, 29 1 2 3 5 नॉट पॉसिबल, 29 1 2 3 नॉट पॉसिबल, 29 1 2 3 पॉसिबल, 29 1 2 3 नॉट पॉसिबल। तो 29 1 2 3, तो इसका कितना है 29, एंड उसके थर्ड टू द राइट पे किसका है 5 का, ओके। अब 29 किसका होएगा, बिकॉज सी और ई बच गए हैं, तो सी का ई से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सी है और ये ई है। एवरीबॉडी 29 के साथ 23 आ नहीं सकता, तो 23 किसका होएगा, जी का। अब देख लेते हैं कौन सा बच गया। 5 7 11 हो चुका है, 17 बच गया, जो कि किसका होएगा, ई का। अब आप हर कंडीशन चेक कर सकते हो। 5 7 11 इकट्ठे तो नहीं है, 5 के साथ 7 नहीं है, 7 के साथ 11 नहीं है, 17 और 19 भी इकट्ठे नहीं है, 19 और 23 भी इकट्ठे नहीं है, 29 भी अलग है। सो दैट वाज माय क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।